सबसे पहले आप सभी बच्चों को मैं बहुत 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 थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि इतने कम समय में आपने जो हमारे चैनल को प्यार दिया है और आपने जो हमारे चैनल को सपोर्ट किया है, उससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। आपके इतने अच्छे अच्छे इतने सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास कि सर हमारी पढ़ाई चल रही है आपके साथ, हमारे स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो ये सब पढ़कर, ये सब सुनकर मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है। और बच्चों, मैं चाहता हूं कि मैं इसी तरह आपको 100% बेस्ट क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करता रहूं, ताकि आपके स्कूल में और आपके फाइनल एग्जाम्स में मार्क्स बहुत अच्छे आए। अब इस छोटे से वीडियो मैसेज में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने आया हूं। क्या आपको पता है, जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो नीचे आपको एक थैंक्स का बटन नजर आता है। ये YouTube का एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है जिसको बोलते हैं सुपर थैंक्स। आप सभी बच्चों के प्यार और आप सभी बच्चों के ही कम्युनिटी को मिलाकर हमारा ये चैनल बनता है। अब जो भी आप बच्चे अगर हमारी इस वीडियो सीरीज को एंजॉय करते हैं और इससे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो आप अपना एक छोटा सा सुपर थैंक्स हमारे पास इस बटन के थ्रू भेज सकते हैं। अब आपको लगेगा कि सर ये सुपर थैंक्स हम आपको क्यों भेजें, हम आपको ये 1 रुपया भी क्यों दें। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सुपर थैंक्स सिर्फ रुपए का नहीं होता। ये सुपर थैंक्स होता है एक फीलिंग का, एक सपोर्ट का और एक हमारे दिल से दिल के कनेक्शन का। और इसके अलावा हमारा जितना भी सुपर थैंक्स के थ्रू फंड रेज होता है, वो सीधा जाता है बच्चों हमारे आरकेजी फाउंडेशन में। आरकेजी फाउंडेशन हमारा एक एनजीओ है जिसके तहत हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के सभी अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स को उनके एजुकेशन में मदद करते हैं। तो बच्चों, आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को मोटिवेशन देता है, हमें प्रोत्साहित करता है कि हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपको 100% इस तरह से कंटेंट प्रोवाइड किया जाए कि आप अपने मार्क्स बहुत अच्छे से स्कोर कर पाएं। तो आप जब भी मेरी कोई वीडियो अगर एंजॉय करें और उसमें आपको पढ़ने में मजा आए, आपकी कोई नई लर्निंग हो, कोई वैल्यू एडिशन मिले, तो प्लीज अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट शायद किसी और बच्चे की इनडायरेक्टली मदद भी कर दे। तो बच्चों, बहुत बहुत प्यार आप सभी बच्चों को। और हाँ, जितने भी सुपर थैंक्स हमें मिलेंगे, उन सारे सुपर परचेजर्स को मेरी तरफ से मिलेगा स्पेशल शाउट आउट। आपका कमेंट तो अलग से पिन होगा ही, और साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे मैं सभी हमारे सुपर परचेजर्स को अलग से थैंक्स बोलूंगा। तो बच्चों, यही छोटा सा वीडियो मैसेज मैं आपके साथ लेकर आया था, और आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही हो और आगे भी चलती रहेगी। बाकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखना, पढ़ाई इस लेक्चर की कंप्लीट करना, और अपने जो रेगुलर कमेंट्स आप करते हो वो जरूर जरूर करना। थैंक यू सो मच। तो आज हमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं 2। पहला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11। आप इस पे एक स्टार लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ गौरव दिल्ली। तो पहले हम एक 2 कॉलम कैश बुक का प्रॉपर फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है ना। तो लिखो सॉल्यूशन कैश बुक। तो 2 कॉलम का याद है कॉन्सेप्ट पूरा, बताओ क्या क्या बातें थी। ठीक है, तो डेट का कॉलम आ गया, पर्टिकुलर्स का आ गया, एलएफ का आ गया, कैश का आ गया, बैंक का आ गया। इसी तरह क्रेडिट साइड में डेट का आ गया, पर्टिकुलर्स, एलएफ, कैश और बैंक। डेबिट साइड में क्या लिखते थे, मतलब कॉन्सेप्ट क्या होता है, लॉजिक, जब इंक्रीज होता है कैश या बैंक। और क्रेडिट साइड पे कब लिखते हैं, जब डिक्रीज होता है कैश या बैंक। और कॉन्ट्रा एंट्री का सिंबल क्या होता है, सी। चलो बस, तो यही बातें याद होनी चाहिए। चलो, तो अब शुरू से शुरू करेंगे डेट वाइज। सबसे पहले दिया है नंबर 1, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 1 लाख, और उसके बाद दे रखा है ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये आ गया कि आपको बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा है। तो आपको बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने लिखवाया था कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि इसका मतलब है आपने बैंक से पैसे ज़्यादा ले लिए। तो अब हमें ये ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं।
तो कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस तो आप कहाँ लिखोगे? डेबिट साइड पे। तो 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। लेकिन बैंक का ओपनिंग बैलेंस आप कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख। तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो एक क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ध्यान रखना है, इसीलिए उसको क्रेडिट साइड पर लिखते हैं ओपनिंग बैलेंस को। तो बैंक ओवरड्राफ्ट इधर लिखना है, सबसे पहला पॉइंट ये। उसके बाद सेकंड, सोल्ड गुड्स। तो आपने गुड्स बेचे, तो बताओ कहाँ लिखेंगे? कहाँ लिखा क्रेडिट? तो जब इन कैश नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि कैश में बेचा है। तो गुड सोल्ड का मतलब होता है कि हमने कैश में गुड्स बेचे हैं। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट 3 तारीख को सोल्ड गुड्स अगेंस्ट चेक एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। तो अब आपने गुड्स बेचे और बदले में आपको चेक मिला, और वो चेक आपने उसी दिन सेम डे बैंक में भी डाल दिया। तो अब इसमें क्या होगा? सही, टू सेल्स अकाउंट, लेकिन बैंक में जाएगा। ठीक है, तो 3 अप्रैल की डेट लिख लेते हैं। टू सेल्स अकाउंट, लेकिन बैंक में लिखेंगे 336 ही है ना? ठीक है। उसके बाद 5 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रीमा। अब आपने रीमा को गुड्स बेचे, पेमेंट रिसीव्ड बाय चेक, और आपको चेक मिला। तो अभी आपने सिर्फ गुड्स बेचे हैं और आपको चेक मिला है, जमा नहीं करा आपने। चेक रिसीव हुआ है रीमा से 1 लाख रुपए का। तो अब इसको कहाँ लिखोगे? चेक इन हैंड करके, मतलब जर्नल एंट्री में नीचे लिखोगे, कैश बुक में नहीं लिखोगे। तो 5 अप्रैल को आप चेक मिलने की एंट्री नीचे लिख दोगे। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सीमा, क्योंकि आपको सीमा से सिर्फ चेक मिला है। कितने रुपए का चेक मिला है? 1 लाख। तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सीमा 1 लाख। तो नीचे एंट्री लिख लेंगे बस, ठीक है। उसके बाद 6 तारीख को लिखा है राम पेड बाय चेक। राम ने हमें चेक दिया 78,000 का, और उसके बाद लिखा है डिस्काउंट अलाउड 2,000 रुपये, और डिस्काउंट भी मिला है 2,000 रुपये का। और 6 तारीख को ही एक और बात दे दी कि रीमास चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। तो जो हमें अभी ऊपर रीमा से चेक मिला था वो हमने बैंक में डिपॉजिट 6 तारीख को कर दिया। तो पहले राम ने जो चेक दिया वो बताओ, राम ने जो हमें चेक दिया वो हमने सेम डे डिपॉजिट कराया या बाद में कराया? तो ये आपको कैसे पता? ठीक है, तो बाद में कहीं पे गिवन भी नहीं है, तो ये हम मान लेंगे कि सेम डे डिपॉजिट हो गया। तो राम ने 78,000 का चेक दिया, तो कहाँ पोस्ट करोगे इसको? क्यों? हमें चेक पैसे मिले हैं हमें, तो राम ने हमें पैसे दिए ना, राम पेड। तो टू राम 78,000। अच्छा, फिर राम को हमने डिस्काउंट दिया 2,000 का, वो कहाँ लिखोगे? जर्नल। तो 6 अप्रैल को क्या एंट्री होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,000 रुपये टू, क्या नाम है उसका? राम, 2,000 रुपये, ठीक है। और फिर हमने ये रीमा वाला चेक ये भी बैंक में डिपॉजिट कर दिया 6 तारीख को, तो क्या लिखेंगे? 6 टू रीमा नहीं,
टू चेक इन हैंड, हाँ यही ध्यान रखनी है छोटी बातें। टू चेक इन हैंड 1,00,000 रुपए, ठीक है, बैंक में 1,00,000 रुपी। चलो ये भी हो गया। उसके बाद 7 तारीख को बॉट गुड्स फ्रॉम राहुल, आपने राहुल से गुड्स खरीदे, पेड हिम बाय चेक, और उसको चेक पे करा 44,800 का। तो आपने राहुल को चेक पे कर दिया 44,800 का, क्या लिखेंगे? क्रेडिट साइड पर। तो 7 अप्रैल बाय राहुल 44,800। और उसी दिन कह रहा है आपने सैलरी भी पे कर दी चेक से 2,20,000 की, तो इनको भी कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में 7 अप्रैल बाय सैलरीज अकाउंट 2,20,000, ठीक है। उसके बाद आप बताओगे अब 10 अप्रैल को डिपॉजिटेड इन बैंक, आपने बैंक में 3,00,000 रुपए जमा करे, कॉन्ट्रा एंट्री, तो आपका बैंक बढ़ गया और कैश कम हो गया। तो 10 अप्रैल को कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। तो 10 अप्रैल तो टू कैश अकाउंट, और LF में क्या बनाओगे? C का सिंबल, कितने रुपए? 3,00,000, और क्रेडिट साइड में लिखोगे 10 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट, और LF के कॉलम में क्या बनाओगे? C का सिंबल, और कैश में से 3,00,000 रुपए कम हो गए, ठीक है। तो क्लियर हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। उसके बाद 11 अप्रैल रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम सुरेश एंड पेड इनटू बैंक, तो हमको सुरेश से चेक मिला और हमने डिपॉजिट भी कर दिया बैंक में, मतलब सेम डे ही डिपॉजिट कर दिया 128,500 का, और डिस्काउंट अलाउ हुआ 1,500। चलो तो कहाँ लिखा 11 अप्रैल को? टू सुरेश डेबिट साइड, ओके। तो 1,28,500 का चेक मिल गया और 1,500 का डिस्काउंट अलाउ, वो कहाँ लिखा? जर्नल एंट्री, वेरी गुड। तो 11 अप्रैल की जर्नल एंट्री, वेरी गुड। तो सब बच्चों को बिल्कुल इसका मतलब क्लियर है। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू सुरेश 1,500। चलो ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है 15 तारीख, रिसीव फ्रॉम आर कुमार ए चेक फॉर सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 195। अब हमें आर कुमार से एक चेक मिला और हमने उसको सेटल भी कर लिया। 1,95,000 हमें वैसे उसको सेटल करना था, लेकिन चेक हमने लिया 187,500 का। तो बताओ इससे आपको क्या समझ आया? डिस्काउंट अलाउड। तो आपने कितने रुपए उसके छोड़ दिए? 7,500, वेरी गुड, ठीक है। अब जो राजकुमार से आपको चेक मिला वो सेम डे डिपॉजिट करा है, कहाँ लिखा? क्योंकि आगे कहीं दे नहीं रखा तो हम मान लेंगे कि सेम डे डिपॉजिट करा, ठीक है। तो 15 तारीख को 187,500 का चेक मिल गया, तो वो लिख लो पहले। तो 15 अप्रैल, तो 15 अप्रैल टू आर कुमार 187,500, और 7,500 का डिस्काउंट कहाँ लिख लोगे? जर्नल एंट्री में 15 अप्रैल डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 7,500 टू आर कुमार 7,500।
चलो ठीक है जी, तो ये भी हो गई कहानी। उसके बाद जी 18 तारीख, पेड वेजेस इन कैश 30,000, क्या हुआ? ठीक है, अप्रैल 18 बाय वेजेस अकाउंट, वेरी गुड। कितने रुपए कम हो गए? 30,000, ठीक है। उसके बाद 20 अप्रैल, बैंक चार्जेस 5,000, क्रेडिट साइड, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, तो बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, क्योंकि इसका मतलब होता है आपके बैंक में से पैसे कट गए, बैंक ने चार्जेस ले लिए, तो कितने रुपए? 5,000, तो बैंक में से 5,000 कट हो गए। उसके बाद 22, विड्रू फ्रॉम बैंक, बताइए जी, कॉन्ट्रा एंट्री 1,00,000 रुपए की, तो इसका मतलब बैंक में से पैसे कम हो गए और कैश में बढ़ गए, ठीक है। तो 22 अप्रैल को कॉन्ट्रा एंट्री कर लेते हैं। टू बैंक अकाउंट, सी का सिंबल और कैश में 1,00,000 रुपये, और क्रेडिट साइड क्या लिखोगे? 22 अप्रैल बाय कैश अकाउंट, सी का सिंबल और बैंक में से 1,00,000 रुपए कम कर लोगे, ठीक है। उसके बाद जी उसी के नीचे लिखा है विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 1,20,000 बाय ड्राइंग्स अकाउंट, वेरी गुड। तो ये आपने बैंक में से पैसे निकाल लिए लेकिन पर्सनल यूज के लिए, तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट 1,20,000, 1,20,000। उसके बाद जी 25, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल बाय चेक, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल चेक से दिया 31,500, तो क्या लिखेंगे? बाय इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, या खाली इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो। तो बैंक से कितने रुपए कम हो गए? 20,000। उसके बाद नहीं 31,500, इलेक्ट्रिसिटी 31,500। उसके बाद इशूड ए चेक टू सुधा, आपने सुधा को चेक दिया है, ठीक है, एज ए एडवांस फॉर द परचेज ऑफ हाउस फॉर गौरव। गौरव कौन है बताओ? मतलब आप हो गौरव। तो आपने अपना घर खरीदने के लिए सुधा को चेक दिया 2,00,000 का, बताओ। ड्राइंग्स, तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट साइड 25 अप्रैल बाय ड्राइंग्स 2,00,000 रुपए आपने चेक दिया, लेकिन वो अपना घर खरीदने के लिए दिया है, ठीक है, तो वो ड्राइंग्स है। तो क्लियर है यहाँ तक भाई? एक बार बता दो सब बच्चों को, बिल्कुल ओके, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद लास्ट 30 अप्रैल को लिखा है बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 15,000, बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट कर लिया, मतलब बैंक में पैसे आ गए, आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करी होगी तो वहाँ से इंटरेस्ट मिल गया, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बताओ डेबिट साइड होगा। टू इंटरेस्ट तो बैंक में 15,000 रुपए आ गए, ठीक है, क्लियर है ना? तो बैंक ने 15,000 रुपए कलेक्ट कर लिए। चलो, तो अब सर क्या करना है हमें? कास्टिंग। तो पहले हम कैश कॉलम की कर लेते हैं। चलो ठीक है सर, तो कैश कॉलम की कास्टिंग करते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है 548,
तो 548 में से 330 माइनस कर दो, तो 30 अप्रैल को बाय बैलेंस CD क्या बच गया? पक्का? तो मैं तुम पे भरोसा करके लिख रहा हूँ। किताब वालों का क्या आ रहा है? 218 होगा। तो बस तुम पे भरोसा करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, तो मैं अब खुद ही निकाल लूँगा। तो 218 आ रहा है। चलो ठीक है, ओके। अब बैंक कॉलम की कास्टिंग करेंगे आप बच्चे। तो क्रेडिट साइड का भी आप जोड़ो, डेबिट साइड का भी आप जोड़ो, और फिर बताओ कास्टिंग शास्टिंग करके क्या बच रहा है बैलेंस। क्रेडिट साइड का ज़्यादा आएगा टोटल, शक्ल से लग रहा है। तो करो कास्टिंग, फिर बताओ क्या आ रहा है। तो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, वो आ रहा है 12,21,300। तो वही दोनों तरफ लिखो, 12,21,300। 12,21,300 यही आ रहा है ना। तो इसमें से डेबिट के सारे माइनस करके क्या बैलेंस बचेगा? टू बैलेंस CD ये बचेगा 76,300 बच रहा है मेरा। तो ठीक है, तो ये तो हो गया प्रश्न नंबर 11। अब आगे बढ़ो। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इस पर भी आप इम्पोर्टेंट लगा लो, दो दो तारे लगा लो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन 2 कॉलम कैश बुक ऑफ रीमा। चलो तो पहले 2 कॉलम कैश बुक का एक सुंदर सुशील ढांचा बनाना है। आइए, तो कैश बुक। हेलो बच्चों। बच्चों, क्या आपका भी सपना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का और आप चाहते हैं अपनी सीए की जर्नी मेरे साथ यानी कि हमारी पूरी आरकेजी टीम के साथ कंप्लीट करना? तो आपको करना है सिर्फ एक काम। आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए। यहां पर आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल की आपकी कंप्लीट जर्नी की गाइडेंस मिलेगी। आरकेजी के साथ अपनी सीए की तैयारी करने के लिए आपको मिलते हैं दोनों ऑप्शंस, यानी कि अगर आप ऑनलाइन घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में आकर अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको करना है सिर्फ एक काम। आरकेजी सीए क्लासेस के ऐप को आज ही डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी प्यारे प्यारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बेस्ट विशेस। आई होप आपकी सीए की जर्नी बहुत अच्छी रहे और आप एक बहुत अच्छे सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकले। डेबिट क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश, बैंक। चलो तो ये तो हो गई लाइनें। फिर इसके बाद सर, बस इसके बाद तो वो जर्नल एंट्री करनी होंगी, वो तो बाद में कर लेंगे। तो नाम लिख लेते हैं कॉलम्स का। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, कैश और बैंक। चलो तो 1 बाय 1 देखते हैं। सिंपल, क्या क्या कह रहा है। नंबर 1 अप्रैल, कैश बैलेंस 2000, बैंक बैलेंस 24,500। बताओ कहाँ लिखना है? डेबिट में। तो लिखो टू बैलेंस BD
कितना कितना 2000 और बैंक का 24,500। अब ये बताओ अगर बैंक ओवरड्राफ्ट दिया होता तो कहाँ लिखते? क्रेडिट साइड, ठीक है ना? तो बस ये याद रखना है। उसके बाद नंबर 2, 2 अप्रैल कैश सेल्स 60,000, बताओ कहाँ लिखना है? टू सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। तो टू सेल्स अकाउंट 60,000। उसके बाद 5 अप्रैल डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में पैसे जमा करे, बताओ? कॉन्ट्रा एंट्री। तो 5 अप्रैल टू कैश अकाउंट, सी का सिंबल, 50,000 रुपये बैंक में जमा हो गए। और क्रेडिट साइड 5 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट, सी का सिंबल, और कैश में से 50,000 रुपये कम हो गए, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। चलो ये भी हो गया। उसके बाद 7 अप्रैल इशूड चेक टू सोहन, आपने सोहन को चेक दिया 10,000 का, बताओ? बाय सोहन, वेरी गुड। 7 अप्रैल बाय सोहन, कितने रुपए? 10,000, ठीक है। उसके बाद 12 अप्रैल रिसीव्ड चेक फ्रॉम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट क्लेम लॉज्ड लास्ट ईयर। चलो तो ये मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा यूनिक सा पॉइंट लग रहा है। तो हमारे यहाँ कोई आग लग गई होगी फैक्ट्री में पिछले साल, तो हमने इंश्योरेंस कंपनी वालों के साथ क्लेम डाल दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमें चेक दे दिया, कह रहे ठीक है। तो हमें इंश्योरेंस कंपनी वालों से कितने रुपए का चेक मिला? 19,800 का। तो अब ये चेक हम क्या माने, सेम डे डिपॉजिट करा या नहीं करा? सेम डे डिपॉजिट कर दिया है ना, कुछ आगे तो बोला नहीं है तो हम यही मान लेते हैं। तो हमें इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हो गया एक तरह से, तो क्या लिखेंगे 12 अप्रैल को? क्यों चेक इन हैंड क्यों? टू नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 19,800, क्योंकि आपने सेम डे डिपॉजिट कर दिया ना चेक। उसके बाद 14 अप्रैल सोल्ड गुड्स टू नीरज ऑफ 25,000 रुपये, ठीक है। रिसीव्ड कैश 10,000 रुपये, ठीक है। एंड बैलेंस बाय चेक, ठीक है। अलाउड हिम डिस्काउंट 500, ठीक है। तो एक बार इसकी अगर मेरे को पूरी जर्नल एंट्री करनी हो तो क्या आप पूरी जर्नल एंट्री बता सकते हो? कैश अकाउंट डेबिट 10,000, मतलब आपको कैश मिला 10,000। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, आपने कितना डिस्काउंट दे दिया? 500 रुपये। टू सेल्स अगर पहले लिखूं 25,000, तो उसने बोला बैलेंस बाय चेक, तो बताओ चेक आपको कितने का मिला? 15,000। क्यों? 14,500, ओके सही, ठीक है। तो अब इसकी अगर आपको कैश बुक में पोस्टिंग करनी है तो क्या क्या होंगी? टू सेल्स अकाउंट, तो कैश में कितना बढ़ा दोगे? 10,000, और बैंक में कितना बढ़ा दोगे? 14,500। और डिस्काउंट को कहाँ लिखोगे? जर्नल में। तो क्लियर होगी कहानी? नहीं पूरा नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते वो भी तो बता देता हूँ। कैश को तो कहाँ लिख देंगे हम? डेबिट साइड में लिख दोगे ना कैश के कॉलम में, तो पूरी जर्नल नहीं लिखते। तो 14 अप्रैल को आप पूरी जर्नल नहीं लिखना। टू सेल अकाउंट, तो कैश में 10,000 लिख लो, बैंक में 14,500 लिख लो, और 500 का डिस्काउंट अलाउड कहाँ? जर्नल में। हाँ, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट
500। क्या है डेटर का नाम? नीरज। ओके, तो ये आप जर्नल एंट्री में लिख लो, है ना। तो बस हमको कैश और बैंक की बात को कैश बुक में लिखना है, बाकी बात को जर्नल में लिखना है। उसके बाद जी 16, परचेस्ड फर्नीचर बाय चेक। आपने फर्नीचर खरीदा, 10,000 रुपये का चेक दिया, बताओ। बाय फर्नीचर अकाउंट, तो 16 अप्रैल बाय फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपये। इसके बाद सोल्ड ओल्ड फर्नीचर फॉर कैश। आपने पुराना फर्नीचर कैश में बेच दिया 10,000। बताओ, पुराना फर्नीचर बेचा तो क्या होगा? टू ओल्ड, या ओल्ड छोड़ो, टू फर्नीचर अकाउंट। कैश में 10,000 रुपये आ गए। जो हाँ हाँ, और चेक भी तो इमीडिएट मिल गया हमको। हाँ, हमने मान लिया सेम डे पे, या उसको चेक इन हैंड माने, बताओ। अच्छा, बाद में जमा करा था वो। ओके, तो फिर वहाँ से बैंक काट के क्या लिख दूँ? चेक इन हैंड लिख लेता हूँ एंट्री में। तो इसका मतलब ये कि ये चेक तो हमने बाद में जमा करा है। कब जमा करा, एक बार डेट भी बताओ। अप्रैल 20 पे पहुँच के पता चला। ओके, पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज। पहले इतना डील करते हैं। तो नीरज वाला चेक आपने कब जमा कराया बैंक में? 20 को। तो इसका मतलब 14 तारीख को तो आपको क्या करनी पड़ेगी? जर्नल एंट्री। तो 14 तारीख को एंट्री थोड़ी सी मॉडिफाई कर लो, चेक इन हैंड में 14,500 और ऐड कर लो, और नीरज हो गया 15,000। तो 14 तारीख की एंट्री में चेक इन हैंड डाल लीजिए। तो समझ आ गया क्यों? क्योंकि 14 तारीख को आपको चेक मिला है। तो फिर तो हमें अपनी कैश बुक में भी 14,500 रुपये की जो एंट्री कर रखी है आपने 14 तारीख को, वो भी हटानी पड़ेगी बैंक से, है ना। है ना, तो 14,500 हटा देते हैं भाई बैंक से। तो उसको हटा के अलग से अब नीचे लिखना पड़ेगा 14,500। 20 तारीख को क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो इसीलिए बच्चों देखो, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना कि चेक कब डिपॉजिट हुआ, तो ये गड़बड़ एग्जाम में होंगी। तो हमेशा चेक जब मिले तो देखो कि वो सेम डे डिपॉजिट हो रहा है कि बाद में हो रहा है ना। तो यहाँ तो अपने कटिंग कर ली, फिर एग्जाम में गड़बड़ हो जाएगी। चलो ठीक है ना, तो हम ध्यान रखना है, अब चेक मिला तो देखने का। अच्छा, तो पेड इनटू बैंक चेक ऑफ नीरज, और आगे ये भी दिया है अलोंग विद कैश 2500। तो आपने कैश भी जमा कर दिया बैंक में 2500, तो ये क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री। बिल्कुल सही। तो 20 तारीख को आपने कैश भी जमा कर दिया, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री कर लो रिकॉर्ड 20 तारीख। तो टू कैश अकाउंट 2500, सी का सिंबल, और क्रेडिट साइड पे भी 20 अप्रैल बाय बैंक अकाउंट, सी का सिंबल, और कैश में से 2500 गए। ठीक है, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। उसके बाद 22 अप्रैल पेड टू सुमन बाय चेक। आपने सुमन को 2500 का चेक दिया, बताओ। बाय सुमन। तो 22 अप्रैल बाय सुमन 2500। उसके बाद लिखा है जी 26 तारीख को सुमन्स चेक रिटर्न। ओ गॉड। तो जो आपने सुमन को जब चेक दिया वो रिटर्न भी हो गया, मतलब बाउंस हो गया। तो सुमन्स चेक बाउंस हो गया ऑन टेक्निकल ग्राउंड। बस पहले इतना पढ़ते हैं।
तो अब जब सुमन को जो आपने चेक दिया था वो बाउंस हो गया, तो अब क्या करोगे भाई? जब आपने सुमन को चेक दिया था तो क्रेडिट में लिखा, अब वही चेक बाउंस हो गया तो कहाँ लिख दोगे? डेबिट में लिख दोगे। टू सुमन, बिल्कुल सही। तो टू सुमन लिख लो 2500, उल्टा कर देंगे वापस से। तो जब चेक पे करा था तो उधर लिख दिया, अब चेक वो बाउंस होके वापस आ गया तो इधर लिख दिया। और फिर आगे और भी दी है कहानी। एंड फिर आपने कैश पे करा 2500 का सुमन को, तो अगर आपने 2500 का कैश पे करा सुमन को तो कहाँ लिखोगे? क्रेडिट में। तो 26 अप्रैल को लिख लो बाय सुमन, और कैश में से 2500 कम कर लो। ठीक है। उसके बाद जी 26 तो आपको आता है। बैंक चार्ज्ड बाउंसिंग चार्जेस 300, बैंक ने 300 रुपये काट लिए बाय बैंक चार्जेस। ठीक है। तो 26 अप्रैल बाय बैंक चार्जेस, तो बैंक से 300 रुपये कट गए। उसके बाद 29, बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन पता है क्या होते हैं? हम अपने बैंक को ना बोल के रखते हैं कई बार कि भाई देखो मेरे को तो याद नहीं रहेगा, मैं भूल जाऊंगा, आप हर महीने 15 तारीख मेरे अकाउंट से पैसे पे कर दिया करो। तो मैं अपना बैंक को ऐसा बोल देता हूँ, तो इसको बोलते हैं स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया 2500, तो बताओ कहाँ लिखें? डेबिट साइड। क्यों? पैसे पे करे बैंक ने, तो बैंक ने हमारी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम 2500 पे कर दिया, तो मेरे बैंक से 2500 रुपये कम हो गए, तो बाय इंश्योरेंस प्रीमियम 2500। उसके बाद लास्ट, निगम पेड इनटू बैंक डायरेक्टली। तो हमारा कोई ग्राहक यानी कि कोई कस्टमर होगा निगम नाम का, उसने सीधा हमारे बैंक में पैसे जमा कर दिए, तो लिखा है कस्टमर पेड इनटू बैंक डायरेक्टली, इंटीमेशन रिसीव्ड ऑन सेम डे, और मुझे आज ही पता चल गया, तो कहाँ लिखें? डेबिट साइड। तो टू निगम, तो 5000 रुपये मेरे बैंक में आ गए। चलो तो ठीक है बच्चों, क्लियर? बस अब टोटल करते हैं। तो पहले कास्टिंग कर लेते हैं। तो कैश कॉलम की कास्टिंग करते हैं। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है मेरा तो 82,000, और क्रेडिट साइड का टोटल आप बताओ कैश का 65,000। तो 82 में से 65 गया, चलो अच्छा तुम पे नहीं भरोसा करूँगा, तुम तो गलत बताते हो। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 55,000, तो 82 में से 55 गया। कैश कॉलम कर रहे हैं अभी हम, कैश कॉलम का टोटल तो है 55,000 रुपये। तो किसकी गलती? तो ये आ रहा है 17,000 आ रहा है बैलेंस कैश कॉलम का। ठीक है, अब बैंक कॉलम की कास्टिंग करते हैं। अच्छा 27, ओके 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 27, हाँ 55 माइनस करना है, तो 27,000। ठीक है 27,000। अब बैंक कॉलम का टोटल करो। तो डेबिट का टोटल आ रहा है 1,18,800, ये ज़्यादा है। 1,18,800 में से माइनस करके मेरा तो बैलेंस बच रहा है 93,500। 93,500। तो किताब वालों का क्या आ रहा है? यही आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब किताब वालों का भी ठीक है। चलो तो समझ आ गए दोनों क्वेश्चन में, सिंपल। चलो परफेक्ट।
तो ये था बच्चों आज के हमारे इस लेक्चर में। आई होप आपको पूरा वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। मुझे प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको इस टॉपिक में कौन कौन सी चीजें आसान लगी या कोई मुश्किल चीज जो आपको इस लेक्चर में लगी, तो वो भी प्लीज मुझे मेंशन करके नीचे जरूर बताना। क्या बच्चों के 5 नंबर कट जाएंगे बोर्ड्स में? किस बात के? मतलब जब ये पढ़ाई के अलावा ब्रेक लेते हैं तो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करते हैं और अभी तक मेरे को फॉलो नहीं करा है, तो ठीक है बच्चों के कटने तो 5 नंबर, क्या होता है। और कल को जब ये पढ़ लिख के अच्छा कॉलेज जाएंगे, अपना प्रोफेशनल सर्कल बढ़ाना होगा, तो लिंक्डइन पर भी अभी मेरे को फॉलो नहीं कर रहे, तो ठीक है इनका सर्कल छोटा रह जाएगा। मुझे क्या है, मोटिवेशन चाहिए। हाँ बच्चों को तो मोटिवेशन के लिए मेरे ट्वीट तो फॉलो करते ही होंगे, क्या नहीं करते? तो ठीक है बच्चों की मर्जी। इनके नंबर भी कटेंगे, ना इनको मोटिवेशन मिलेगी, ना इनका प्रोफेशनल सर्कल बड़ा होगा। ठीक है कोई बात नहीं।